आज के वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस लॉ की मदद से हम चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस लॉ को समझने से पहले हमें पॉइंट चार्ज की जानकारी होना जरूरी है। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो अपने आसपास अपने साइज से भी कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। यानी अगर किसी चार्ज का साइज स्मॉल हो, स्मॉल साइज के चार्ज को स्मॉल साइज चार्ज, ऐसा चार्ज जिसका साइज तो स्मॉल है पर उसका इफेक्ट वो अपने आसपास ज्यादा अमाउंट में, लार्ज स्पेस में इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट कर सकता है। जैसे ये यहाँ चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को अपन पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। अगर ये इस पूरे बोर्ड पर और इससे भी ज्यादा स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट को जनरेट कर सके, तब ऐसा चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाता है। तो कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ को समझने के पहले हमें जानकारी जरूरी है पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्योंकि ये लॉ पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया था। तो हमें ये समझना होगा पॉइंट चार्ज क्या होता है। जैसा कि अभी आपको बताया, आप सभी लोग दोबारा सुनिए। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो अपने साइज के कंपेयर में लार्ज स्पेस में इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट कर सकता है। इसके बाद में जब हम इस चार्ज को एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करने के बाद चार्ज की वैल्यू को लिखते हैं, उसके लिए हम चार्ज की यूनिट को कूलॉम लिखते हैं। कूलॉम एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है। इसके अलावा चार्ज की अदर यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU बोलते हैं इसको। ये यूनिट CGS सिस्टम में यूज की जाती है। कूलॉम यूनिट चार्ज की SI सिस्टम में है, CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखी जाती है। सब चीजें बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सभी लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुने। आगे चार्ज की और भी यूनिट होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट की जा सकती है, और ये यूनिट होती है एयर कूलॉम। तो चार्ज की अभी तक हमने एक यूनिट ली, SI सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज की जाती है कूलॉम, बाद में ESU, उसके बाद में एयर कूलॉम, और स्मॉल यूनिट्स मिली कूलॉम, माइक्रो कूलॉम और नैनो कूलॉम। शॉर्ट में लिखा हुआ है मिली कूलॉम MC, माइक्रो कूलॉम μC, नैनो कूलॉम NC। ये चार्ज की यूनिट्स हैं जिनसे हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी इनके बीच के रिलेशन पर ध्यान देना अनिवार्य नहीं है,
ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम होता है, पर इसकी अभी अपने को आवश्यकता नहीं है कूलम्स लॉ में। हम फोकस दोबारा से कूलम्स लॉ पर करेंगे। कूलम्स लॉ में हमें पॉइंट चार्ज को समझना जरूरी था और उसकी यूनिट के बारे में समझना अनिवार्य था, इसलिए हमने ये छोटी छोटी चीजें देखी। आइए हम कूलम्स लॉ पर ध्यान देते हैं। कूलम ने 1785 में पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू फाइंड की। प्रत्येक चार्ज दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है और कूलम ने इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पॉइंट चार्ज में कितनी होती है ये फाइंड की। इसके लिए एक लॉ दिया। यहां सामने जो पॉइंट्स बने हुए हैं जिनको हमने पॉइंट चार्ज माना है। चार्ज को एक्सप्रेस करने के लिए हम Q का इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। अब कूलम ने इनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में जो बताया उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में और थ्योरेटिकल फॉर्म में दोनों में ही समझते हैं। Q1 Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड हैं। इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। दोनों चार्ज किसी मीडियम में हो सकते हैं या एयर में हो सकते हैं या वैक्यूम में रखे हो सकते हैं। इनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में कूलम का कहना था F की वैल्यू इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Q1 into Q2, Q1 into Q2 product of charges, that is force between two charges directly proportional to product of magnitude of charges, product of magnitude। ये Q1 Q2 मैग्नीट्यूड हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया। ये एक स्टेटमेंट कूलम का था कि चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें एक बात और कही गई है, ये फोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और कूलम का कहना था कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी फोर्स भी कम होता जाएगा, यानी कि फोर्स इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर स्क्वायर को नीचे लिखा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये कंप्लीट स्टेटमेंट लॉ कूलम्स लॉ का है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड inversely proportional to square of distance between charges। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म में टू Q1 into Q2 upon R square। It is the combined form of both equations। इस इक्वेशन से हम SI सिस्टम में फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 into Q2 upon R square। It is measured in न्यूटन। इस फॉर्मूले में हमें टू कांस्टेंट वैल्यू दिख रही हैं। एक वैल्यू एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन 0, दूसरी वैल्यू है K। इस वैल्यू को एप्सिलॉन 0 पढ़ा जाता है जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एयर की या फिर फ्री स्पेस की, जिससे हम
इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को मेजर करते हैं। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू ये हमेशा पूछी जाती है, ये ध्यान रखनी है हमें। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू पर विशेष फोकस करें। ऑब्जेक्टिव में भी ये वैल्यू पूछी जाती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इससे क्या मेजर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। इसके बाद में नेक्स्ट कांस्टेंट से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है, या फिर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कही जाती है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसकी वैल्यू 1, वैल्यू एयर के लिए इंफिनिटी, मेटल के लिए और वाटर के लिए 81 होती हैं, और अलग अलग इंसुलेटिंग मीडियम्स के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। जिस वैल्यू को रख के हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू मीडियम में फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स सीजीएस सिस्टम में हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। F = 1/3 Q1 × Q2 अपॉन R²। इसे डाइन में मेजर किया जाता है। तो जब हमें कूलॉम्स लॉ पूछा जाता है तो हम कूलॉम्स लॉ के बारे में ये मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं। ये इक्वेशन ये कांस्टेंट को शो करते हैं। अब यहाँ कूलॉम ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही थी, जो इनके बीच में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर हम एक्सीड करें तो इस लाइन से हम इनके बीच में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं। तो कूलॉम ने एक तो ये बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरी चीज ये बताई थी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ distance between charges and the direction of force is along the line joining charges। चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन की along फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, और फोर्स और किसी डायरेक्शन में नहीं होगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में ही होगा। अब ये फोर्स की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, जो डिपेंड करती है चार्ज के नेचर के ऊपर। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप का होता है। अगर चार्जेस सेम हैं, यानी सेम नेचर के हैं, तो ये दोनों रिपल करेंगे और ये इस तरीके से डायरेक्शन होगी। और जब अपोजिट नेचर के होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे और इनकी डायरेक्शन इस तरीके से अंदर की ओर होगी। तो ये था कूलॉम्स लॉ। अब ये कूलॉम्स लॉ प्रत्येक कंडीशन में वैलिड नहीं होता। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पता होना जरूरी है। कूलॉम्स लॉ किस किस कंडीशन में वैलिड होता है, और ये कूलॉम्स लॉ के साथ पूछा जाता है इनकी लिमिटेशंस के फॉर्म में। तो हम आगे इसके लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट है जो चार्जेस हमें दिए हैं वो पॉइंट साइज के होने चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड है। यानी कि जब चार्ज का साइज स्मॉल होगा और इनकी
जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, तब ये फोर्स वैलिड होगा। सेकंड कंडीशन है स्टेशनरी चार्जेस। चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, मूविंग नहीं होने चाहिए। अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो ये फोर्स नहीं लगेगा, यानी फोर्स जो भी लगेगा वो इस फॉर्मूले से वैलिड नहीं है। थर्ड कंडीशन है इनके बीच की डिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कब ये वैलिड होगा डिस्टेंस की कंडीशन में। अगर इनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से लेस है, इस डिस्टेंस से अगर कम है, तब ये फोर्स वैलिड नहीं होगा। यानी चार्ज अगर न्यूक्लियस के अंदर है तब ये फोर्स हम इस फॉर्मूले से फाइंड नहीं कर सकते, कूलॉम्स लॉ से नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, इनकी डिस्टेंस अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस है, तो भी ये फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा। यानी ये डिस्टेंस एक डेफिनेट रेंज में है, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, पर ये मीटर के ऑर्डर में कम होनी चाहिए। 1 मीटर, 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर या मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, इस ऑर्डर में अगर डिस्टेंस है तब कूलॉम्स लॉ वैलिड माना जाता है। तो कूलॉम्स लॉ की मेन लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट है चार्जेस आर पॉइंट साइज, चार्जेस आर स्टेशनरी एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस नॉट मच मोर या नॉट मच लेस। बहुत कम डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए और न ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। एक डेफिनेट डिस्टेंस में ही ये फोर्स अप्लाई होगा और इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से ये कूलॉम्स लॉ कंप्लीट होता है। ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन हुआ है, इसलिए आप इस टॉपिक पर ही फोकस करें। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू।